हम जितने भी आधार करेक्शन करते हैं या फिर नया आधार बनता है तो 4 तरह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है। 4 फील्ड्स, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, रिलेशनशिप से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ से संबंधित डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग रहेगा तो फिर हम किसी का आधार अपडेट या फिर आधार सही नहीं बना नहीं पाएंगे। और चूंकि ये डॉक्यूमेंट यूज होते हैं तो इन्हीं डॉक्यूमेंट से संबंधित डॉक्यूमेंट एरर भी हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मोबाइल नंबर लिंक कराने आया है, क्योंकि मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जेंडर चेंज में कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है तो उस केस में डॉक्यूमेंट एरर नहीं दिखाया जा सकता है या डॉक्यूमेंट एरर में वो काउंट नहीं होता है। अगर इन केस कभी कभार होता है कि आपको दिखता है कि डेटा प्रोसेस एरर या फिर टेक्निकल एरर या फिर कुछ इस तरह की रिलेशनशिप एरर की वजह से मोबाइल नंबर ही आपने लिंक किया और इस तरह की जनरेशन आपके सिस्टम में या फिर सॉफ्टवेयर में शो कर रही है, तो आपको तुरंत समझ जाना है क्योंकि मैंने मोबाइल नंबर लिंक किया है और मोबाइल नंबर में कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती नहीं है, तो ये हो सकता है गलत नरेशन मेरा जो ECMP क्लाइंट है, सॉफ्टवेयर है, वो दिखाई दे रहा है वहां पे। तो उसकी वजह से आपको पैनिक नहीं होना है। आप अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और उसमें अगर डॉक्यूमेंट आपने जो लिया और उसके बिहाफ पे कोई भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट से संबंधित एरर, या जब हम पोर्टल पे भी चेक करते हैं UID के पोर्टल पे जहाँ पे हम लोग जाके रेजिडेंट्स भी चेक कर सकता है और आप भी चेक करते हो EID नंबर डालने के बाद में कि उसका स्टेटस क्या है और वहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है और डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आपने कुछ काम किया था, तो अब जरूर आप समझिए कि हाँ कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स में रिलेटेड मेरे से गलती हो गई है, इसलिए ये रिजेक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो ये सामने स्क्रीन पे मैं कुछ आपसे डिस्कस भी करना चाहूंगा कि फोटो है, अगर फोटो में किस किस तरह के जो है वो एरर्स हमसे हो सकते हैं फोटो से रिलेटेड। अब हमारे यूसीएल भाई चूंकि फोटो से संबंधित कोई काम आप कर नहीं सकते, आधार सेवा केंद्र पे या जो नया आधार बनाते हैं उनके लिए जरूर इस चीज पे थोड़ा ध्यान देने वाली जरूरत है कि फोटो से संबंधित एरर्स किस तरह के हो सकते हैं। कई बार क्या है, फोटो मिसिंग या ह्यूमन फोटो मिसिंग, फोटो का फोटो खींचते हैं या फिर किसी और की फोटो वहां पे अपलोड हो जाती है आधार बनाते समय या आधार किसी का करेक्शन कर रहे हैं तब। ये जो फुल मशीन चलाते हैं या नया आधार बनाते हैं उनके लिए, हमारे यूसीएल भाइयों के लिए या यूसीएल पे भी जो काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि आप फोटो से संबंधित चेंजेस नहीं कर सकते। फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने लिया वो वैलिड डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट आपको शेयर की गई है या फिर जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट से अलग कोई डॉक्यूमेंट लगाया है या डॉक्यूमेंट लगाया भी तो वो डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है जो कि आप काम कर रहे थे, तो वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट में कंसीडर होगा। मिसिंग डॉक्यूमेंट, आपने PO सेलेक्ट किया और उसके बाद में फिर उस डॉक्यूमेंट को वहां पे अपलोड नहीं किया, फोटो मिसिंग। तो ये फोटो से संबंधित कुछ चीजें हैं। सेम चीजें फिर कुछ एक चीजें हैं ट्रांसलेशन से एरर। ये ट्रांसलेशन एरर जो है आपके डेमोग्राफिक एरर में काउंट होते हैं। डेमोग्राफिक गलतियां जो कि आप लोग इनपुट करते हो, जो भी उसका नाम, पता या कुछ भी डिटेल जो आप हाथ से अपने ECMP क्लाइंट में इनपुट करते हो, तो वो डेमोग्राफिक एरर या फिर ट्रांसलेशन एरर इस तरह की एरर्स में काउंट होगा। ये डिटेल्ड में दिया है थोड़ा सा, और नेक्स्ट पेज पे मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा। जो डॉक्यूमेंट्स के एरर हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, बायोमेट्रिक एरर से संबंधित हो सकते हैं। POP जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, फोटो ऑफ फोटो का फोटो लेना, तो वो POP में आता है। DOE 1 है, DOE 2 है। DOE 1 में जो होता है वो ग्रेव एरर्स आते हैं। ग्रेव एरर्स मतलब फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट लिस्ट में है ही नहीं, उस तरह से डॉक्यूमेंट जो लेना था उसकी जगह कुछ और डॉक्यूमेंट लेना। मिसिंग डॉक्यूमेंट लेना था वो अपलोड ही नहीं किया, प्लेन पेपर स्कैन कर दिया गया। तो ये बड़े एरर्स हैं जो कि हमें नहीं करने होते। डॉक्यूमेंट एरर 1 DOE 1 कहलाता है और इसकी पेनल्टी भी हैवी पेनल्टी है। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी पेनल्टी भी हम समझेंगे। DOE 2 पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स आप ले रहे हैं वो रीडेबल नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है, उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। इनवैलिड डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने लिया वो डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी उस लिस्ट में लाए नहीं कर रहा कहीं भी। ठीक है। डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, जो डॉक्यूमेंट आपने लिया है उसमें डिटेल कुछ और है और आपने ECMP क्लाइंट में अपने जो कीबोर्ड से हम लोग इनपुट करते हो वो डिटेल कुछ और आपने एंटर की है, तो डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच हो गया। ये DOE 2 में जाएगा। बायोमेट्रिक एक्सेप्शन, ये जो एरर्स हैं ये आपके लिए, क्योंकि आप लोग डेमोग्राफिक डिटेल ही अपडेट करते हो तो इस पर डिस्कशन मैं आपसे नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे। आप डेमोग्राफिक को समझिए कि डेमोग्राफिक में जो डेटा से संबंधित एरर्स हैं वो 2 तरह के मेन एरर्स हम लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, DOE 1 और DOE 2। DOE 1 में ग्रेव एरर्स आते हैं और DOE 2 में जो कि कुछ एक डॉक्यूमेंट्स में माइनर सी मिस्टेक्स या फिर डेमोग्राफिक डिटेल एंटर करते समय कुछ एक एरर्स होते हैं, तो वो उसमें आता है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट एरर है उसके सापेक्ष जो पेनल्टी लगती है उसको थोड़ा बताया गया है इस स्लाइड में कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एरर है तो डॉक्यूमेंट एरर
टू, DOE 2 के बारे में, DOE सेकेंड भी पढ़ सकते हैं इसको, DOE 2 भी बोल सकते हैं। इसको आपको समझना जरूरी है क्योंकि ये जो पेनल्टी आप लोगों को इस बार देख रही होगी, अभी पिछले कुछ एक समय पहले हमने पेनल्टी सीट शेयर की है आप लोगों के बीच में। उसमें क्या था, नवंबर 2022 से पहले जो DOE 2 की पेनल्टी थी वो 25 रुपए पर पैकेट थी, जो कि बढ़ के अब 1000 रुपए पर पैकेट हो चुकी है। तो पहला चीज तो पेनल्टी और उसके बाद सस्पेंशन, दो यहाँ पे क्लॉजेज हैं। एक जो लिमिट तक आप पे पेनल्टी इम्पोज होती है और लिमिट क्रॉस होने के बाद में आपका सस्पेंशन भी हो सकता है। आपकी जो ईयर क्रेडेंशियल है वो ब्लैकलिस्ट या सस्पेंड आपकी आईडी हो सकती है। यहाँ पे दोनों चीजें एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझेंगे DOE 2 को। पहले DOE 2 में मैंने पिछले भी बताया आपको, पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने लिया उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, उस पेपर की क्वालिटी ठीक नहीं थी। डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, जो डॉक्यूमेंट में डिटेल थी उसके और आपने जब उसका ECMP क्लाइंट में जो भी आपने डिटेल एंटर की वहाँ पे मिसमैच है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग क्या है, आप अपना एड्रेस अपडेट कराने आए, कोई भी रेजिडेंट आपके यहाँ एड्रेस अपडेट कराने आता है, तो रेजिडेंट के एड्रेस प्रूफ में जो वो डॉक्यूमेंट लेके आया उसमें उसका गांव का नाम, पोस्ट, तहसील, जिला है, ठीक, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में उसके जो लैंडमार्क था वो नहीं है। कई बार रेजिडेंट अपनी मर्जी से आधार जो एनरोलमेंट फॉर्म है उसमें अपना जो लैंडमार्क है वो भर देते हैं और उसको फिर आपको फोर्स भी करेंगे या इंसिस्ट करेंगे आपको कि आप हमारा इसमें लैंडमार्क भी डाल दो। तो आपको अपनी मर्जी से उसमें लैंडमार्क एड ऑन नहीं करना है। इट मीन्स जो डिटेल उसके एड्रेस प्रूफ से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को वो लेके आया है, जितनी डिटेल उसमें एंट्री है उतनी ही चीजें आपको उसका एड्रेस अपडेट करते समय एंटर करनी थी। अगर आप एक्स्ट्रा डॉट या एक्स्ट्रा कोई भी एक स्पेलिंग भी ऐड ऑन करोगे तो वो डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच में रिजेक्शन काउंट होगा और वो DOE 2 की कैटेगरी में आ जाएगा। इनवैलिड डॉक्यूमेंट, इनवैलिड डॉक्यूमेंट क्या, जैसे जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको शेयर की गई है, POI, POA, ID एड्रेस प्रूफ, और ID प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट है वो ID प्रूफ में लेने हैं आपको, और एड्रेस प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट है वो एड्रेस प्रूफ में कंसीडर करने हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, आपने पैन कार्ड है, पैन कार्ड हमारा आइडेंटिटी प्रूफ है, कभी भी एड्रेस प्रूफ नहीं है क्योंकि उसमें एड्रेस होता ही नहीं है। अगर आपने पैन कार्ड को एड्रेस प्रूफ में उसको सेलेक्ट किया और उसको अपलोड कर दिया तो ये इनवैलिड डॉक्यूमेंट हो गया, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है एड्रेस प्रूफ की, उसमें नहीं है, वो POI में कंसीडर हो सकता है। तो ये चीज जो है इनवैलिड डॉक्यूमेंट में कंसीडर की जाएगी और इसके अगेंस्ट में एक रिजेक्शन काउंट होगा और एक रिजेक्शन पे अब जो पेनल्टी है वो इंक्रीज होकर 1000 रुपए पर पैकेट हो चुकी है। अब ये DOE 2 जो एरर्स होते हैं, ये DOE 2 एरर्स अगर एक महीने में आपके 30 हो गए या 30 से ज्यादा हो गए, 30 या 30 से ज्यादा अगर ये एरर की काउंटिंग हो जाती है, तब आप पहली चीज आप पे पेनल्टी तो लगेगी 1000 रुपए पर पैकेट पेनल्टी के हिसाब से। अगर मान लीजिए कोई भी ऑपरेटर 29 एरर्स किया एक मंथ में, तो 29,000 तो पेनल्टी हो गई उसके अगेंस्ट में। इन केस अगर वो 30 से ऊपर हो गया एक ही मंथ में, तो 30 से ऊपर जाने पर उसका सस्पेंशन भी हो जाएगा। तो कई बार ये चीज आप लोग हमसे डिस्कस करते हो या आपके माइंड में आती होगी कि सर मेरे पे पेनल्टी भी आ रही है और मेरी आईडी तो चल रही है। तो उसका रीजन ये है कि जो आपके एरर काउंट्स हैं उसकी लिमिट अभी वो उतनी क्रॉस नहीं हुई है कि आपका सस्पेंशन भी होता, ठीक है। तो ये आपको समझना जरूरी है। और जो पेनल्टी है वो एज पर क्लॉज जो एरर काउंट्स होते हैं उसके बिहाफ पे कैलकुलेट होती है और फिर आप तक वो पहुंचती है। तो प्लीज इस पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि अगर महीने में DOE 2 एरर जो इस क्वालिटी, पुअर क्वालिटी, डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच या इनवैलिड डॉक्यूमेंट लेने पे जो एरर काउंट है, अगर एक महीने में 30 या 30 से ज्यादा हुए तो आप ब्लैक लिस्ट में होंगे। साथ में पेनल्टी भी जो एज पर क्लॉज है 1000 पर पैकेट वो लगेगी, इम्पोज होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट एरर 2 है उसका टाइप और उसके अगेंस्ट में जो पेनल्टी लगती है वो आप समझ पाए होंगे, क्लियर हुआ होगा। तो कभी भी आप ये ना समझे कि मेरी आईडी चल रही है और पेनल्टी भी आ रही है, या मेरे ऊपर इतना पेनल्टी आया, क्यों आया, उसका रीजन बताएं। तो रीजन अभी थोड़ा और डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से ये हमसे गलतियां जाने अनजाने में होती हैं। तो DOE 2 को हमने इस स्लाइड में थोड़ा डिस्कस किया, उसको समझने की कोशिश की। अब बात आती है DOE 1। इस DOE 1 एरर को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये DOE 1 एरर जो है इस पे हैवी पेनल्टी लगती है, 10,000 पर पैकेट पेनल्टी लगती है इस पे। और इसमें जो एरर काउंट है उस पे ज्यादा चांसेस भी नहीं मिलते हैं। मतलब इस एरर को दोहराने पे अगर एक सिंगल एरर भी होगा तब भी अगर आपका एक मंथ में एक एरर हो गया तो DOE
वन एरर की कैटेगरी में अगर वो कंसीडर हुआ है तो एक एरर पे भी आपकी जो आईडी है, यूजर क्रेडेंशियल है, वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएंगे आप, और साथ में 10,000 रुपए पर पैकेट आप पे पेनल्टी भी लगेगी। तो यहाँ पे दोनों एरर्स में अगर बात करें तो बड़े जो गलती है वो है DOE 1, जो कि यहाँ पे फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट और मिसिंग डॉक्यूमेंट, ये वो चीजें हैं। अब मान लीजिए मिसिंग डॉक्यूमेंट को ही समझते हैं। अगर आपको कोई POI या POA लेना था, आईडी एड्रेस प्रूफ, आपने कुछ भी उसके चेंजेस किए हैं और उसमें आपने प्लेन पेपर स्कैन कर दिया, तो वो मिसिंग डॉक्यूमेंट में कंसीडर होगा। मतलब आपने जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लेना था, आईडी एड्रेस प्रूफ, वो ना स्कैन करके, या जल्दबाजी में कई बार आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग मल्टीपल काम कर रहे हो, भले ही रेजिडेंट लेके आया अपना आईडी एड्रेस प्रूफ और आपने गलती से स्कैनर में स्कैन करते समय जो उसके जो भी डॉक्यूमेंट लेके आया होगा उसके बैक साइड में मोस्ट प्रोबेबली प्लेन पेपर होगा, वो फ्रंट में उसके कुछ भी जो भी चीज लेके आया है वो डिटेल्स होंगी और बैक में प्लेन होता है। तो आपने गलती से स्कैनर में वो रखते समय उल्टा रख दिया और उसकी स्कैनिंग भी उल्टी हो गई, जो कि प्लेन था, और सामने स्क्रीन पे स्कैन होने के बाद में जब डॉक्यूमेंट आपको देखना चाहिए था वो आपने वो भी नहीं देखा और सबमिट कर दिया उसको, तो प्लेन पेपर स्कैन हो गया, मिसिंग डॉक्यूमेंट में वो कंसीडर होगा। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जो भी आईडी एड्रेस प्रूफ अपडेट कराने आया था, और आज की डेट में आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन चुका है जो कि सरकारी योजनाओं के साथ साथ गैर सरकारी योजनाओं का लाभ देने में भी मददगार होता है, चाहे वो DBT के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही हो या कुछ भी आप काम करते हो। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आप देखते हो कि आधार आज की डेट में हमारा एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट बन चुका है, जिसका हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं डेली लाइफ में अपने। तो इसलिए इस आधार डॉक्यूमेंट के पीछे सपोर्टिंग में जो डॉक्यूमेंट उसको बनने में सही होने में लगे हैं, वो UIDAI अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो अथॉरिटी है उसके पास में उस रेजिडेंट के एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। UID एड्रेस प्रूफ उस आधार को बनने में या सही होने में यूज किए गए हैं, और उस आधार को बनने या सही होने में जो डॉक्यूमेंट्स को UID तक पहुंचाने में जो एक मीडियम है वो कौन है, हम लोग हैं, हमारे ऑपरेटर्स हैं, आपके माध्यम से ही वो अपलोड होते हैं क्लाइंट के थ्रू। तो इसलिए इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। DOE 1 एक बहुत बड़ा एरर है, बहुत बड़ी गलती है, इसलिए इसमें पेनल्टी भी हैवी है, 10,000 पर पैकेट है, और इस गलती में रिलैक्सेशन भी नहीं दी गई ज्यादा। अगर महीने में एक भी हुआ तो भी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी आईडी। DOE 2 में जरूर था कि 30 तक रहता है तो सस्पेंड नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा सा समझना था DOE 1 और DOE 2 एरर्स को। इसके अलावा आपको जो मेन ध्यान देना है वो ओवर चार्जिंग, 50,000 रुपये पेनल्टी लगती है अगर ओवर चार्जिंग के केसेस में आपकी कंप्लेन्स में, और कंप्लेन होने के बाद में उस पर कंप्लेन आपकी सही पाई जाती है। कई बार क्या है, इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि सर हमारी किसी ने कंप्लेन कर दी, या वो सामने हमारे कोई थे, उन्होंने वो उस दिन आए थे, कुछ और भी काम कराया और हमारा मेल डाल दिया, या हमारी ऊपर कंप्लेन कर दी कि हमसे ज़्यादा पैसे लिए गए। देखिए, कंप्लेन आपकी की ठीक है, कोई नहीं, कंप्लेन हो सकती है, लेकिन जब तक कंप्लेन को प्रूफ नहीं हो जाएगी तब तक आपके अगेंस्ट में एक्शन नहीं हो सकता है। और प्रूफ करने का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, अगर UIDAI अपने एंड से करता है इन्वेस्टिगेशन, या हम लोग भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो मान लीजिए आपका कोई एक केस आया, वो एक केस के बिहाफ पे आपका सस्पिशियस हो गया जो केस है कि आप जो है हो सकता है पैसे ले रहे होंगे, लेकिन आप एक आदमी हो सकता है कि आपके फेवर का नहीं है, या फिर आपसे किसी देश भावना से आपकी उसने कंप्लेन कर दी होगी। आपका केस सस्पिशियस होने के कारण आपके केस पे आपकी आईडी से जितने और आगे पीछे आपने 20, 25, 30 और कस्टमर से फीडबैक ली जाती है, उनको कॉल की जाती है। UIDAI भी जो है उनका जो प्रोसीजर वो ये है, OBD कॉलिंग में वो करते हैं, आउटबाउंड डायलिंग कॉलिंग जिसको बोलते हैं। तो उसमें वो मल्टीपल रेजिडेंट्स को कॉल करते हैं, और मल्टीपल रेजिडेंट्स को कॉल करने के बाद में ओवरऑल एक रिपोर्ट बनाई जाती है कि इस रेजिडेंट ऑपरेटर ने जितने भी उस टाइम पीरियड में एनरोलमेंट किए हैं, तो उसमें उस दौरान उसने कितना चार्ज किया। अगर वहाँ पे लगता है कि हाँ वो ज़्यादातर लोगों से ओवरचार्ज ही करने में इन्वॉल्व है, तब जाके ओवरचार्जिंग केस की पुष्टि होती है, और उस पर फिर पेनल्टी इम्पोज जो एज पर क्लॉज 50,000 रुपये पर ऑपरेटर लगती है, वो इम्पोज की जाती है। तो आप सभी BLE भाइयों से मेरा हमेशा से रिक्वेस्ट, पहले से भी, और हम लोग हमेशा आपको यही गाइड करने की कोशिश करते हैं कि इन केस डॉक्यूमेंट एरर या किसी भी केस के बिहाफ पे आपका सेंटर बंद होना या आपकी आईडी सस्पेंड होना, फिर उसके बाद में आपकी पेनल्टी इम्पोज होना, तो प्लीज आप ऐसे डिसीजंस का थोड़ा सा सम्मान करें, हमारा कोऑपरेशन करें इसमें। इन केस ऑफ कि आप जो है अननेसेसरी जो है फिर उस पर एलिगेशंस ऑब्लिगेशंस लगाते हैं कि उसने कर दिया या उसकी वजह से मेरा ऐसा काम हो गया होगा, तो प्लीज आपसे थोड़ा सा निवेदन रहता है हमारा इन चीज़ों में, क्योंकि
यूआईडीआई की गाइडलाइंस को, जो यूआईडी है अथॉरिटी है, उसकी गाइडलाइंस को हमारे फॉलो करना आपका हमारा सबकी एक जिम्मेदारी है इस इकोसिस्टम का पार्ट होने के नाते। तो आप लोग प्लीज जब कभी भी इस तरह के एरर्स के बिहाफ पे आपकी आईडी सस्पेंड होना या सेंटर आपके अगेंस्ट पेनल्टी आने पे, आप इसको प्लीज कंट्रोवर्सी में न लाएं। उसके पीछे जो रीजंस है उसको जानने की कोशिश करें और जो डिसीजन है उसका रेस्पेक्ट या उसको एक्सेप्ट करने की आप जो है हमेशा से कोशिश किया करें। क्योंकि बीइंग ऑर्गेनाइजेशन सीएससी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यूआईडीआई की जो है गाइडलाइन के अनुसार हम लोग काम करें और अपना क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का भी आप लोग फोकस रखें। अपना सेंटर जो है मैक्सिमम टाइम पीरियड आपको 8 से 8 तक बोला गया है, सुबह 8 से शाम 8 बजे तक काम कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने सेंटर को खोलें और समय दें, रेजिडेंट्स के साथ में अच्छे से व्यवहार करते हुए उसका काम करें। DOE 1 और DOE 2 जो अभी पीछे हम लोगों ने इन शॉर्ट में समझा कि DOE 2 और DOE 1 होते क्या है और उसके अंगेज में पेनल्टी क्या लगती है। इस स्लाइड में थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि DOE 1 क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मैंने आपको थोड़ा वहाँ पे बताया था इन शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में अगर डिस्कस करते हैं तो फिर समय काफ़ी लगेगा। आप इसका फोटो भी ले सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीएससी उत्तर प्रदेश पेज पे ये स्लाइड आपके साथ में हमेशा सेव रहेगी। ये स्लाइड हमने आपको शेयर भी की है, ग्रुप्स के माध्यम से मेल पे भी भेजी है। तो इनको थोड़ा सा पढ़े समझे जरूर, अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अननेसेसरी आप पुराने जो डॉक्यूमेंट्स है उनको ले रहे हैं या फिर पुरानी जो चीज़ें थी प्रोसेस उसको फॉलो कर रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है, इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे DOE 1 जो एरर था उसमें बताया भी गया है कि फ्लूइड लगाना, वाइटनर का यूज करना, ये DOE 1 है। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ में मेल प्रैक्टिसिंग इस तरह से ओवर राइटिंग, फ्लूइड लगा के या फिर स्क्रैचिंग करके उस पर कुछ चेंजेस करना, ये DOE 1 में कंसिडर किया जाता है। इनवैलिड डॉक्यूमेंट जो यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उस यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज करते समय बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए, उस पर साइन और मोहर जो है प्रॉपर होनी चाहिए। तो यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट को जो हम लोग यूज करते हैं तो उसमें कई बार जो है वो जो है सही से यूज नहीं किया जाता है, उसकी जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार यूज नहीं करते हैं। एड्रेस में जैसे मैंने बताया आपको ओवर राइटिंग है, तो ये सारी चीज़ें हैं और उसमें DOE 2 में कंसिडर की जाती हैं। वैलिडिटी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी वैलिडिटी को आप लोग चेक कर लें, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी आपके ऊपर 3 महीने के लिए वैलिड होता है और उसको जो वैलिड डेट है उसके 3 महीने के अंदर ही अगर रेजिडेंट लेके आए तभी यूज करना है। और अभी जो डॉक्यूमेंट्स की अपडेटेड लिस्ट आप लोगों को शेयर की जा चुकी है, आप लोग फरवरी से 26 जनवरी से जो कि नया जो SOP और नया OM के अनुसार जो नई लिस्ट शेयर की गई थी डॉक्यूमेंट्स की, उसके अनुसार स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आपको जो है एक एक्सेप्शन केस में ऑर्फन्स या जो कुछ एक स्पेशल कैटेगरीज है उसमें यूज करना है, नहीं तो POI के रूप में आप उसको यूज नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आप एड्रेस रूप में ही यूज कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स एरर से संबंधित चीज़ें मैंने आपको थोड़ा बताने की कोशिश की, DOE 1 DOE 2 को समझने की कोशिश की हमने। और थोड़ा सा हम समझेंगे कि अगर डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे पेनल्टी और उस पर तो बात कर लिया हमने। अब कुछ एक रिजेक्शन के रीजंस हैं जो कि हो सकता है कि वो जो हम प्रोसेस है या हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं उसकी वजह से, प्रोसेसिंग की वजह से रिजेक्शन आते हैं। जैसे डेटा प्रोसेस एरर है, डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड आता है, कई बार नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, टेक्निकल एरर की वजह से आपकी पैकेट रिजेक्ट हो जाते हैं। ये कई बार आपको दिखेगा कि मोबाइल नंबर आपने लिंक किया है तो इनवैलिड रिलेशनशिप प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, इस तरह से कुछ एक एरर्स आपको दिखाई देते हैं आपके क्लाइंट में। तो इस एरर को थोड़ा सा समझना आपको जरूरी है, क्योंकि ये एरर्स, पहली चीज तो इन एरर्स के बिहाफ पे आप पे कभी भी रिजेक्शन काउंट नहीं होते हैं, और दूसरा आपकी पेनल्टी जो है एज पर पेनल्टी, वो पेनल्टी काउंट नहीं की जाती है। क्योंकि रिजेक्शन काउंट नहीं होंगे तो फिर पेनल्टी भी इम्पोज नहीं होती है ऐसे केसेस में। जो आप लोग काम कर रहे हो, एक प्रोसेसिंग है पूरी उसकी, कि सबसे पहले आपने डेटा इनपुट किया, डेटा आपका जो सॉफ्टवेयर है क्लाइंट जिस पे आप काम कर रहे हो वो सर्वर पे, जब तक सर्वर पे सक्सेसफुली अपलोडिंग उसकी नहीं हो जाती है, जो पैकेट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे वही उसकी ही डेटा क्वालिटी चेकिंग हो पाएगी। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो पैकेट जितने भी अपलोड किए और वो सक्सेसफुली अपलोडेड आ रहे हैं, और उसके बाद में अगर वहाँ पे कुछ भी एरर्स मैनुअल डेटा क्वालिटी चेकिंग के दौरान पाया गया कि आपने डॉक्यूमेंट सही नहीं लिया है, कई बार आपको लगेगा कि मैंने जो है डॉक्यूमेंट जो लिया था उसके बिहाफ पे वो पैकेट मेरा जनरेट भी हो गया, मतलब जो जिसका भी कोई नाम पता सही होना था वो ठीक हो गया, ठीक है, तो फिर मेरे पे पेनल्टी क्यों आई, या फिर मेरा जो है आईडी सस्पेंड क्यों हो गई जब मेरा कोई पैकेट रिजेक्ट ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है।
डेटा चूंकि पहले प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक और मैनुअल क्यूसी दोनों तरह से क्यूसी होती है। इन केस हो सकता है कि जो ऑटोमेटिक क्यूसी है उसके थ्रू जो है पास हो गया और वो जनरेट हो गया, लेकिन जब मैनुअल क्यूसी होगा तो मैनुअल क्यूसी में जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करते हो, क्योंकि आजकल 100% क्यूसी होती है, तो 100% क्यूसी के दौरान अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत दिया और उस डॉक्यूमेंट गलत के बिहाफ पे जितने भी आपके एरर डॉक्यूमेंट गलत लिए गए होंगे एक मंथ में, वो एरर काउंट होंगे और उस एरर काउंट के बिहाफ पे ही आपकी पेनल्टी या फिर सस्पेंशन निर्धारित किया जाता है। तो डेटा प्रोसेस एरर, डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, टेक्निकल एरर या कुछ एक एरर, ऐसे एरर्स जो आपको खुद से ही क्लियर है कि ये तो मेरा पैकेट अपलोड ही नहीं हुआ है, मेरे क्लाइंट के अनुसार सक्सेसफुली अपलोडेड नहीं है, तो ऐसे जो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके पैकेट रिजेक्ट हुए होंगे, तो वो पैकेट सर्वर पे चूंकि सक्सेसफुली प्रोसेस नहीं हुए हैं, उनकी चूंकि जब सक्सेसफुली प्रोसेस ही नहीं हुए हैं तो फिर उसकी क्यूसी करवाना भी पॉसिबल नहीं होगा क्यूसी टीम के लिए, तो उसकी क्यूसी नहीं हुई होगी। और ऐसे केसेस में आपको जो है पैनिक होने की जरूरत नहीं है पेनल्टी वाले, एज पर पेनल्टी क्लॉजेज। वैसे तो प्रॉब्लम है क्योंकि आपने रेजिडेंट का किसी का एनरोलमेंट किया और वो पैकेट आपका चाहे वो टेक्निकल एरर या किसी वजह से रिजेक्ट हुआ है, फिर वो आपसे बोलेगा कि आपने तो मेरे से पैसे ले लिए। तो ऐसे पैकेट्स का चूंकि वो सक्सेसफुली प्रोसेस ही नहीं हुआ, उसकी वजह से आप पे पेनल्टी या फिर आपकी आईडी सस्पेंड नहीं होती है। आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जो चीजें हमने पीछे समझी कि कुछ एक कैसे फोटो मिसमैच हो सकता है या एज फोटो मिसमैच कैसे हो सकते हैं, इसमें थोड़ा फोटो के माध्यम से और कुछ एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से देखा गया। जैसे जेंडर फोटो मिसमैच है, अब ऊपर जो है कोई रेजिडेंट है उसका फोटो से दिख रहा है कि मेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फीमेल कर दिया गया। एज फोटो मिसमैच, ये कोई महिला है जिनकी एज फोटो से दिख रहा है कि 25 to 30 होना चाहिए, लेकिन एज वहाँ पे 81 ईयर्स लिखी हुई है। फोटो नीचे जो एक दिख रहा है फोटो में, वहाँ पे फोटो लेते समय जो लाइव फोटो है वो ना लेकर के फोटो से फोटो क्लिक किया गया है। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का मतलब एब्यूजिंग लैंग्वेज, ऑफेंसिव लैंग्वेज, कुछ ऐसी लैंग्वेज अभद्र भाषा का प्रयोग करना जो कि पार्लियामेंट्री या फिर ठीक नहीं है। डेमोग्राफिक डिटेल इनपुट करते समय। ह्यूमन फोटो मिसिंग, यहाँ पे फोटो लेते समय जो चूंकि आधार तो हम लोग ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन का ही बनाते हैं, तो यहाँ पे फोटो देखिए आप किसी भी दूसरे जीव की लगी हुई है। ये कोई बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट में जो डेट है वो डेट के साथ में यहाँ पे मैनिपुलेशन किया गया है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, यहाँ पे वाइटनर का प्रयोग किया गया है। ये वाइटनर से उसका नाम सही करने की कोशिश की गई है इसमें, यहाँ पे भी वाइटनर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो डेट ऑफ इशुएंस है वैलिड फ्रॉम यहाँ पे लिखा रहता है, तो वो डेट में मंथ के साथ में वाइटनर यूज करके उसको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर भी सेम वही है, नाम जो उसका एड्रेस है, एड्रेस वाले पार्ट में अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई है। यहाँ आईडी जो उसका आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी में नाम और केयर ऑफ में चेंज किया गया है, स्क्रैचिंग या फिर वाइटनर का यूज करते हुए। ये डॉक्यूमेंट है जो कि चाइल्ड एनरोलमेंट के दौरान यूज किया गया होगा, रीडेबल ही नहीं है, इस तरह से उसका फोटो क्लिक किया गया है, ये पढ़ने योग्य नहीं है, किसी टीम इसको वेरीफाई नहीं कर पाएगी। ये देखिए फोटो किस तरह से लिया गया है, फोटो हमेशा फेस क्लिक करते हैं हम लोग, वाइटनर का प्रयोग है। तो ये कुछ एक एरर्स हैं। यहाँ पे ये कोई स्कूल का लगाया गया है, स्कूल उच्चतर माध्यमिक स्कूल है, तो स्कूल आपको पता है कि स्कूल आइडेंटिटी या फिर इस जो बोर्ड के नहीं है, बोर्ड से इशूज नहीं मार्कशीट हैं, तो उनको आप लोग यूज नहीं कर सकते। बोर्ड से इशूड जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है आप उसी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही सेम चीज है। ये आधार से आधार कैसे सही हो सकता है, या किसी का एड्रेस आधार में जो है उससे ही आधार कैसे अपडेट कर सकते हैं, या नाम कैसे सही कर सकते हैं। आइडेंटिटी या आइडेंटिटी प्रूफ में जो है वहाँ पे आधार को ही स्कैन कर लिया गया है। ये बैंकिंग में जो ऑनलाइन यूपीआई का कोई स्क्रीनशॉट उनका रहता होगा जहाँ पे वो निकालते हैं, तो उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। बैंक पासबुक होनी चाहिए जो कि फोटो आइडेंटिटी फोटो लग के उसके ब्रांच मैनेजर से वेरीफाइड होने के बाद में आप उसी को यूज करते हैं। ऑनलाइन पासबुक या फिर इस तरह से यूपीआई वाला कोई भी पेज यहाँ पे लगाना ये अलाउ नहीं होता है इसमें। यहाँ पे डेट मिसिंग है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ये बर्थ सर्टिफिकेट है। कई बार क्या है, जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू होते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करते समय बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो वहाँ पे उसका जो नामकरण है, नामकरण होता नहीं है तो उससे पहले कुछ भी लिख देते हैं वो लोग, या फिर नाम नहीं लिखता है, या बेबी ऑफ इस तरह से इशू किए जाते हैं। यहाँ क्या किया गया, जब उसका नामकरण हो गया तो उसके बाद में उन्होंने खुद से ही अपना नाम लिख के और उसको यूज करने की कोशिश की है, जो कि अलाउ नहीं है।
बर्थ सर्टिफिकेट जो इशूइंग अथॉरिटी है उससे, जो ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन ही बनते हैं सारे बर्थ सर्टिफिकेट, तो जो इशूइंग अथॉरिटी है उस पर आजकल बारकोड भी आता है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में CRS पोर्टल के थ्रू सभी बर्थ सर्टिफिकेट जारी होते हैं, आप लोग बारकोड से चेक कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट की साइट है उससे इशू, जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं आप उसी को ही यूज करें। तो ये हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, DOE 1 एरर, DOE 2 एरर और DOE 1 और 2 में जो एरर्स हैं उस एरर में क्या क्या कैटेगरीज हैं, कौन कौन से क्लॉजेज हैं जिसको ही रखा गया है। रिवार्ड चार्जेस और आधार। अब मेजर इशू जो है हमारे साथ में फेस होता है आजकल, ओवर चार्जिंग की जो कंप्लेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आपको बार बार बताया जाता है, क्योंकि जो भी हमारे UCL पे काम कर रहे हैं, आधार डेमोग्राफिक अपडेट जो UCL सेंटर्स हैं उस पर आप लोग 2 तरह के काम करते हो, साथ में प्रिंटिंग के काम करते हो। अभी आप लोग डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट करते हैं, नाम पता या फिर DOB उसका, जिसका चार्जेस जो है 50 रुपये निर्धारित शुल्क है, वही आपको लेना होता है। और डॉक्यूमेंट अपलोड पिछले 6 महीने से लगभग आप डॉक्यूमेंट अपलोड, नया प्रोजेक्ट UIDAI, जो कि जितने भी आधार धारक जिनके 10 साल से पुराने आधार हो गए हैं उन सभी आधार धारकों को अपने आधार में आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोबारा से अपडेट कराने जरूरी है। इस चीज़ को लेके इस गजट भी जारी किया गया और लगातार आपसे बात हो रही है कि आप जितने भी, आप सबसे पहले अपने सर्कल से शुरुआत कीजिए। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपके घर परिवार के लोग हैं जिनके आधार पुराने हो चुके हैं, जिन्होंने पहले कभी 2013 से पहले अपने आधार बनवाए थे और उनके आधार पुराने हो गए और उसके बाद उन्होंने कभी भी कोई चेंजेस नहीं कराया अपने आधार में ID एड्रेस प्रूफ से संबंधित। अब ये भी हो सकता है कि उसने आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ चेंज कराया और उसका उसने डॉक्यूमेंट अपलोड कराया हो, लेकिन एड्रेस में कुछ चेंज नहीं कराया है, तो एड्रेस प्रूफ अपलोड नहीं किया है, तो फिर आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड कर देना है। यहाँ पे 2-3 चीजें आप लोग ध्यान दें। ये एक्सरसाइज जो है ID और एड्रेस प्रूफ दोनों अपलोड करने के लिए हो रही है। मतलब अगर किसी का आधार, जिसने अपना आधार पहले कभी 10 साल से पहले बनवाया था और उसने उसके बाद अपने ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, मतलब ID और एड्रेस दोनों में कभी भी कोई चेंज नहीं कराया है, अगर नहीं कराया है तो इट मीन्स उसने जब कोई चेंज ही नहीं कराया तो फिर दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने की उसे जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। ठीक है, अगर उसने कराया है तो फिर डॉक्यूमेंट, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट उसने यूज किए होंगे और उसके डॉक्यूमेंट जो भी है अपडेटेड वो UIDAI के पास में, अथॉरिटी के पास में है। लेकिन इन केस अगर उसने नहीं किया है या नहीं कराया है ऐसा काम, तो फिर उसको ये जरूरी है कि वो अपने आधार में जो POI है और POA ID एड्रेस प्रूफ दोनों ही अपडेट कराए, अपलोड दोबारा से कराए। तो हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम चूंकि बात करें CSC के इकोसिस्टम की, तो आप लोग तो काम कर ही रहे हो। CSC अपने आप में बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमारे जो BLE भाई जो कि UCL की सर्विसेज पे काम नहीं भी कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा इस पार्ट पे ध्यान दें कि आपके सर्कल में आप खुद से भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें और अपने सर्कल में जो भी आपके सगे संबंधी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको थोड़ा सजेस्ट करें कि आप अपने आधार में डॉक्यूमेंट अपलोड, ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं वो ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट आते हैं वो एड्रेस प्रूफ से संबंधित डॉक्यूमेंट, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को अपने आधार में अपलोड करवा लें। वो आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन है और आपसे पिछले काफी समय से बात भी हो रही है। मैंने पहले भी फेसबुक लाइव सेशंस पे आपको बताया है कि हमें UIDAI हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद रख रहा है इस प्रोजेक्ट पे, और इस प्रोजेक्ट में निर्धारित शुल्क आपके लिए 50 रुपए ही रखा गया है। जैसे आप डेमोग्राफिक अपडेट पे जो भी काम करते हो उस पर 50 रुपए लेते हो, रेजिडेंट से चार्ज करते हो, सेम डॉक्यूमेंट अपलोड की एक्टिविटी में भी आपको 50 रुपए ही रेजिडेंट से चार्ज करने हैं। दूसरी चीज, आप लोग कभी भी जो रेजिडेंट है उनका प्रिंट करके देते हो आधार, तो कलर प्रिंट करके लेमिनेट साथ में करने का जो यूजर चार्जेस है वो 30 रुपए है। अगर आपने कलर प्रिंट किया और लेमिनेट करके दिया तो 30 रुपए आपको रेजिडेंट से चार्ज करने हैं। इस पे कभी भी कुछ कंप्लेन आती है या कुछ होता है तो फिर बाद में हम लोग बताते हैं कि हमने सर 100 रुपए ले लिए, 150 रुपए ले लिए, इसलिए ले लिए कि हमने उसका TVC कार्ड बना के दिया या उसका हमने प्रिंट आउट भी करके दिया या हमने उसका कुछ और भी सर्टिफिकेट बनाने में उसकी मदद की थी, डोमिसाइल बनाने में, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में या बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में, इसलिए सर हमने पैसे ज्यादा लिए। प्लीज आपसे थोड़ा सा अनुरोध है, अगर आप ऐसी कुछ दूसरी सर्विसेज का भी उसको लाभ दे रहे हैं या उसकी हेल्प कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को बनवाने में, तो आप रेजिडेंट को अच्छे से बताएं, समझाएं कि आपका जो हमने आधार अपडेट किया है या आधार करेक्शन का काम किया है उसका 50 रुपए ही लिए हैं, जो आपने अदर सर्विसेज का लाभ मेरे से लिया है उसके वो ये चार्जेस हैं। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज आज की डेट में फेस करना पड़ता है हम लोगों को, और बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स इस चीज पे आ रही है ओवर चार्जिंग को लेके। और फिर हम
या आप जो है डिफेंड करने की हम लोग यही कोशिश करते हैं कि सर हमने जो है उसका और भी कुछ काम किया था इसलिए हमने पैसे ज़्यादा लिए। तो प्लीज़ ओवर चार्जिंग की एक्टिविटी में यूआईडीआई जो है हम भी दोनों जो हमारा ज्वाइंट ये कि उस पर पॉलिसी पे काम कर रहे हैं 0% टॉलरेंस, इस पर 0 टॉलरेंस है। ओवर चार्जिंग हमें नहीं करनी है, 50 से 51 रुपये भी नहीं लेने हैं आधार संशोधन के या डॉक्यूमेंट अपलोड दोनों प्रोसेस में। अगर आपने प्रिंटिंग किया है तो उसकी भी निर्धारित फीस 30 रुपये है, 30 रुपये से एक्सीड नहीं करना चाहिए वो अमाउंट। हाँ, अगर आप पीवीसी प्रिंटर लेके रख के पीवीसी प्रिंट करते हैं तो 50 रुपये उसकी निर्धारित शुल्क है, तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कलर प्रिंट आउट करके दिया है, उसको फोटो पेपर पे दिया है, तो वो 30 रुपये ही उसका साथ में 30 रुपये है, उसका 100 रुपये नहीं है कि आपने 100 रुपये 50 रुपये ले लिया उसका प्रिंटिंग के नाम पे। तो 50 रुपये करेक्शन अपडेशन या डॉक्यूमेंट अपलोड के और 30 रुपये प्रिंटिंग चार्जेस। और प्रिंटिंग तो आप लोग बाद में करते हो, कई बार आप लोग बोलोगे कि सर हमने प्रिंटिंग और दोनों साथ में नहीं लेने हैं ये चार्जेस। आपने जिस समय पे जितना काम किया, क्योंकि आप एनरोलमेंट सेंटर हो, आप केवल पहले एनरोलमेंट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उसका आधार जो है वो जनरेट हो ही जाएगा, जनरेट हो जाएगा तो वो स्वतंत्र है, उसको जरूरत नहीं है तो प्रिंट नहीं भी कराएगा, सॉफ्ट कॉपी घर पे जाके अपना डाउनलोड करके अपने पास रखेगा। ठीक है, तो आप बाध्य नहीं कर सकते हैं किसी को कि प्रिंट कराने भी वहाँ पे आए एडवांस पैसे लेने के नाम पे। आप डॉक्यूमेंट अपलोड या फिर डेमोग्राफिक अपडेट जब कर रहे हैं तो 50 रुपये ही रखें और रजिस्टर जरूर मेंटेन करें। और रजिस्टर मेंटेन करने के साथ रजिस्टर में जितने रेजिडेंट जिसका काम किया है उसका ही नाम और उसकी सही डिटेल, क्या काम किया और मोबाइल नंबर, ये कुछ 3-4 फील्ड्स हैं जो कि जरूर आपके रजिस्टर में मेंटेन होनी चाहिए, जिससे कि इस चीज़ को वेरीफाई किया जा सके और आप भी अपने आप को डिफेंड करने में हम लोगों की हेल्प कर सके और अपनी भी मदद कर सके। आप रजिस्टर ही नहीं मेंटेन करके रखेंगे, आपके सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा वो भी जरूरी है, होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्हीं सब चीज़ों से वेरीफाई किया जाता है कि वहाँ पे कौन किस टाइम में पे आया, क्या काम करा के गया और यूजर चार्जेस आपने क्या लिए। तो सीसीटीवी कैमरा और रजिस्टर, ये 2 चीज़ें आपको जो कंप्लायंस है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सभी वीएलई भाइयों से अनुरोध जो है इजाज़त चाहूँगा, और जिन्होंने इसको देखा उसके लिए, उनके लिए, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।